अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़िशान हनीफ़ है और मैं इस कोर्स में आपको गिट कवर कराऊंगा। गिट को कवर करने के लिए जो हम बुक फॉलो करेंगे वो है लर्न वर्जन कंट्रोल विद गिट, अ स्टेप बाय स्टेप कोर्स फॉर द कंप्लीट बिगनर। गिट को समझने से पहले हमें समझना चाहिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम एक सिस्टम है जो कि फाइल्स में चेंजेस, आपके फाइल सिस्टम में जो भी चेंजेस होती हैं उसको ट्रैक करता है। इसको आप इस तरीके से समझें, आपके पास एक डॉक्यूमेंट है या कोई टेक्स्ट फाइल है, कोई भी फाइल, कोई भी इंफॉर्मेशन जो कि आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में मौजूद है, आपको उसमें कुछ चेंजेस करनी है, एडिशन होता है, डिलीशन होता है, कोई भी काम आप करते हैं। प्रॉब्लम ये होती है ओवर द पीरियड, जब आप उस फाइल में चेंज करते हैं तो आप ये ट्रैक लूज कर देते हैं कब किस वक्त क्या चेंज आया था। अगर आप टीम में काम कर रहे हो, एक से ज़्यादा लोग उसमें चेंज करें तो ये प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जाती है। आपको ये नहीं पता चलता किस यूज़र ने क्या चेंज किया, किसने चेंज किया। मेरे पास एक फ़ाइल है, उसमें मैं कुछ पैराग्राफ लिखूं, आपको दे दूं, आपने उस पैराग्राफ में कुछ चेंजेस की, वो फाइल मुझे वापस दी, मैंने उसमें चेंज किया। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि दो प्रॉब्लम है। एक, आपने क्या चेंज किया, मैंने क्या चेंज किया, 2 से 3 दिन बाद या इवन 1 दिन बाद आप ट्रैक लूज कर जाएंगे। दूसरा, आप ये आइडेंटिफाई करके रखना चाह रहे हैं कब किस को क्या चेंज आया किसी भी फाइल में। तो ये आपको आइडेंटिफाई करके रखना बहुत मुश्किल होता है अगर आप नॉर्मली इस चीज़ को मैनेज करें। इसके लिए, इस तरह की चीज़ों के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। अब समझने की बात यह है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम सिर्फ किसी पैराग्राफ या किसी डॉक्यूमेंट के लिए नहीं है। इसकी यूटिलाइजेशन हर चीज़ में है, चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, चाहे डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग हो, ग्राफिक्स हो, कोई भी फाइल हो, हर काम के लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम को यूज़ किया जाता है ताकि उन फाइल्स को ट्रैक किया जा सके कि उनमें कब किस वक्त क्या चेंज आया और किसने चेंज किया। वर्जन कंट्रोल सिस्टम को रिवीजन कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है और वर्जन कंट्रोल सिस्टम बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड हो चुका है आजकल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से। जितनी भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है, लोग जो एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं उनको वर्जन कंट्रोल सिस्टम में रखते हैं ताकि मल्टीपल यूज़र्स और इवन सिंगल यूज़र भी हो तो कब क्या चेंज हुआ है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। और अगर आपने कुछ चेंजेस पीछे जाकर वेरीफाई करना है या अपनी चेंजेस को डिस्कार्ड भी करना है तो आपको पता हो कि कब किस वक्त क्या चेंज हुआ था। तो इसलिए बहुत ज़्यादा टाइटली कपल्ड हो चुका है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से, लेकिन उसका काम किसी भी डॉक्यूमेंट को मैनेज करना है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम को डेटाबेस के तौर पे भी देखा जा सकता है क्योंकि उसमें हर पॉइंट इन टाइम पे आपके सॉफ्टवेयर, आपके डॉक्यूमेंट का एक स्नैपशॉट होता है। हर पॉइंट इन टाइम पर जो भी आप चेंजेस अपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम में सबमिट करते हैं उसको वो एक स्नैपशॉट बना लेता है और आपके उस डॉक्यूमेंट के चेंजेस मौजूद होते हैं। जब आप किसी पॉइंट इन टाइम पे, किसी दूसरे पॉइंट इन टाइम में पुराने क्या चेंजेस आए थे आप उसको देखना चाह रहे हैं तो वो एक स्नैपशॉट कहलाता है जिसको आप देखकर वेरीफाई कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर टाइम पे क्या चेंज है। ये एक एग्जाम्पल है, आप एक इमेज देख रहे हैं जिसमें आपने इनिशियली प्रोजेक्ट बनाया, उसमें एक फ़ाइल ऐड की, उसके बाद कुछ पॉइंट इन टाइम पे आपने उसमें मज़ीद फाइल्स ऐड की और फिर मज़ीद कोई चेंजेस की। तो ये जो स्टेप्स आपके बन रहे हैं इसमें हो ये रहा है कि पहले एक फोल्डर बन रहा है, उसमें कुछ फाइल्स आप रख रहे हैं, फिर उसमें मज़ीद फाइल्स ऐड कर रहे हैं, उन फाइल्स में कोई चेंजेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम पे हो रही हैं। फॉर एग्जांपल 4 तारीख को आपने एक फाइल्स ऐड की, 5 तारीख को उसमें मज़ीद फाइल्स ऐड की, 6 तारीख को उन फाइल्स में चेंजेस की। अब आप जब डे बाय डे ये काम कर रहे हैं और वो चेंजेस आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम को सबमिट कर रहे हैं, उसके बाद वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसको ट्रैक कर लेता है और हर दिन के हिसाब से जो आपने चेंज किया होता है, दिन इसमें एक जनरल टर्म है, ज़रूरी नहीं है। जब भी आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम को एक दिन में 4 बार कर सकते हैं, 1 घंटे में 4 बार कर सकते हैं। जब भी आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास अपनी चेंजेस सबमिट करेंगे वो उसका एक स्नैपशॉट बना लेगा और फिर आप आगे फ्यूचर पॉइंट इन टाइम में प्रीवियस जो भी चेंजेस हुई होती हैं उनको आप ट्रैक कर सकते हैं। वर्जन कंट्रोल सिस्टम का किसी प्रोजेक्ट टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी फ्रेमवर्क पे आप काम कर रहे हो, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसको मैनेज और ट्रैक कर सकता है। चाहे आप HTML की वेबसाइट बना रहे हैं या आईफोन, एंड्रॉयड या किसी और जावा की एप्लीकेशन बना रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट हो उस पर वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया जा सकता है उन फाइल्स के चेंजेस को ट्रैक करने के लिए। इवन
टेक्स्ट एडिटर आप कौन सा यूज़ करते हैं? फॉर एग्जांपल आप वर्डॉक है, ग्राफिक्स के टूल्स हैं, एडोब फोटोशॉप है, पीडीएफ है, इनकी फाइल्स हैं, कोई और एडिटर है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है कि किस एडिटर में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्जन कंट्रोल सिस्टम का काम आपके हार्ड ड्राइव पे फाइल्स में चेंजेस को ट्रैक करना है। वो उन चेंजेस को ट्रैक कर रहा होता है और उसकी बेसिस पे जब आप उन चेंजेस वर्जन कंट्रोल सिस्टम को सबमिट करते हैं तो उनको स्नैपशॉट बनाकर ट्रैकिंग में ऐड कर। वर्जन कंट्रोल सिस्टम को क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले आप इस बात को समझें कि आपको किसी फाइल, किसी डॉक्यूमेंट या किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है। एक तो इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हैं, इंडिविजुअली, उसमें भी आप 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने के बाद भूल जाते हैं कि आपने क्या चेंज किया था, कब चेंज किया था। मिसाल के तौर पे मैं एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बना रहा हूँ, एक वेबसाइट बना रहा हूँ। अब उसमें मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ जो कि आज से 1 हफ्ते बाद जब मैं मज़ीद चेंजेस ऐड करता चला जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ पहले मैंने क्या चेंज किया था। अगर मेरा सॉफ्टवेयर चलना बंद कर देता है किसी भी रीज़न की वजह से तो मुझे ये याद नहीं आता कि मैंने क्या चेंज ऐसा किया है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, तो उसको मुझे ट्रैक करना है। उसके लिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको आपकी फाइल के चेंजेस बता देगा, पहला चीज़। दूसरा, जब आप टीम में काम करते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, इंडिविजुअल काम कर रहे हैं फिर भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप टीम में काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, तो आप इस तरह अंदाज़ा लगाएं कि आसानी से समझने के लिए बड़ी टीम को छोड़ें। यूनिवर्सिटी का आपका प्रोजेक्ट है, 3 दोस्त मिलकर काम कर रहे हैं। अब तीनों दोस्त ने आपने सॉफ्टवेयर का एक एक फीचर डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। एक फीचर आप कर रहे हैं, एक फीचर आपका दोस्त कर रहा है और एक फीचर आपका एक तीसरा दोस्त कर रहा है। होगा क्या? होगा ये कि आप तीनों कुछ फीचर्स डिसाइड करेंगे, अपने अपने घर जाके काम करना शुरू करेंगे। अब आप तीनों अपने अपने घर पे अपने अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बनाकर उसमें फाइल्स बनाकर एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देंगे। अगले दिन जब आप मिलेंगे, आपको क्या करना होगा? अब आप तीनों ने देखा, एक ने फाइल बनाई है ABC, दूसरे ने फाइल बनाई है XYZ, तीसरे ने फाइल बनाई है 1 2 3 XYZ। अब आपने इन तीनों फाइल को कंबाइन करना है, एक प्रोजेक्ट बनाना है। ये तीनों फाइल्स अलग अलग नहीं चल सकती। तो अब आपने क्या किया, तीनों फाइल्स को एक फ़ोल्डर में रखा, वो फ़ोल्डर अब तीनों के पास है। अब घर जाएंगे, मज़ीद फीचर्स पे काम करेंगे। अब होगा क्या? एक सिनेरियो तो ये है कि आपने फिर एक नई फाइल बनाई। दूसरा सिनेरियो ये है कि आपने अपने दोस्त की जो ABC फाइल थी उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। तीसरे दिन जब आप मिलेंगे तो अब आप कैसे ट्रैक करेंगे कि फाइल में करना क्या है? आपने भी ABC फाइल में चेंज किया और आपके दोस्त ने भी। अब इसको मैनेज कैसे करेंगे? आप दोनों दोस्त कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कैसे? इसका मुश्किल सोल्यूशन क्या है? दोनों बैठेंगे, फाइल खोलेंगे, डिस्कस करेंगे। लाइन नंबर 21 पे ये चेंज किया था, लाइन नंबर 22 पे ये चेंज किया था, लाइन नंबर 27, 26 मिसाल के तौर पे ये चेंजेस की थी। वो चेंजेस आप एक दूसरे से डिस्कस करके फाइल अपडेट करेंगे, फाइनल फाइल आएगी। अब आप ये लेकर बैठेंगे और फिर तीनों के पास एक नया अपडेटेड फोल्डर होगा, तीनों लेके जाएंगे। ये एक सिंपल 3 दोस्तों में एक प्रोजेक्ट बनाने का सिनेरियो है जिसमें इस वक्त 3 फाइल्स हैं। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें, एक प्रोजेक्ट है जिसमें 50 फाइल्स हैं, अलग अलग चेंजेस हो रही हैं। इसको मल्टीप्लाई करें इस तरीके से कि आपकी टीम में 10 लोग हैं, 15 लोग हैं। आप अंदाज़ा लगाएं, फेसबुक, गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, हज़ारों की तादाद में डेवलपर्स हैं। अगर वो इसी तरीके से बैठकर फाइल्स को कंपेयर करना शुरू करें तो होगा क्या? आपका यूज़र, एक डेवलपर दूसरे डेवलपर की फाइल्स कंपेयर करता रह जाएगा। इसके लिए आपको एक डेडिकेटेड बंदा रखना पड़ेगा जिसके पास लोग आके अपनी फाइल सबमिट करवाएंगे। वो बैठेगा, उन फाइल्स को कंपेयर करेगा, कंपेयर करके उसमें फाइल्स ऐड करेगा। अब आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये 2-3 यूज़र्स में ये मुश्किल है। फेसबुक, अमेज़ॉन, गूगल में हज़ारों की तादाद में डेवलपर्स हैं। अगर सब ये करना शुरू कर दें तो ये कितना मुश्किल काम है। तो ये डायरेक्ट तो हो नहीं सकता। तो जब आप कोलैबोरेशन में काम कर रहे होंगे तो आपको एक दूसरे को बताना पड़ेगा, मैं फ़ाइल A पे काम कर रहा हूँ, कोई और काम ना करे। मैं फ़ाइल B पे काम कर रहा हूँ, कोई और काम ना करे। इस तरीके से आप प्रॉब्लम को 50% रिड्यूस कर देंगे, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम बाकी रहेगी। और जहाँ पर इतनी वास्ट टीम हो वहाँ पर इसको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल है। तो जब भी आपको कोलैबोरेशन करनी होगी, इवन एक सिंपल सा डॉक्यूमेंट है, पैराग्राफ है,
उसमें भी अगर आपको कोलैबोरेशन करनी है तो आपको ट्रैकिंग चाहिए कि किसने किस वक्त क्या चेंज किया है। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम यहाँ पे आपको बहुत बेनिफिट देगा। स्टोरिंग वर्जन्स, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि आप 3 दोस्त या 10 लोगों का तो छोड़ दें, अगर आप इंडिविजुअली काम कर रहे हैं, मैं अकेला एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, मैंने उसमें 2, 3 या 4 दिन लगाकर एक फ़ीचर ऐड किया, इम्प्लीमेंटेशन कर ली। अब जब एक चीज़ चल गई है, अब मैं अगले दिन उसमें मज़ीद चेंजेस करने जा रहा हूँ। पहला डर मुझे ये होगा कि अगर मैंने उसमें चेंजेस किए और मेरी एप्लीकेशन चलना बंद हो गई तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं कैसे ढूंढूंगा कि क्या क्या चेंजेस थे उनको रिवर्स करूं। तो होगा क्या कि मैं करूंगा ये कि उस फोल्डर का, जिस फोल्डर में मैंने अपनी फाइल्स रखी हैं, उनकी मैं बनाऊंगा कॉपी, और वो कॉपी बैकअप के नाम से रख लूँगा, और अब मैं उसमें चेंजेस करना शुरू करूँगा। अब मैंने उसमें चेंजेस की, 1-2 दिन मज़ीद काम किया, चीज़ें स्टेबलाइज हो गई। फिर कुछ उसके बाद स्टेबलाइज हो गई चीज़ें, अब मैं मज़ीद काम करने गया, मुझे फिर डर लग गया कि अब मैं चेंज करूँगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपने एक और बैकअप बनाया। इस तरीके से जैसे जैसे आप डे बाय डे बढ़ते जाएंगे, आप एक अलग बैकअप के फोल्डर्स बनाते चले जाएंगे। तो होगा ये कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स होगा जिसमें बैकअप पड़ा होगा। आपने लिखा होगा माय प्रोजेक्ट डेट 25, माय प्रोजेक्ट डेट 26, 27, 28, तो आपके पास एक लिस्ट ऑफ फोल्डर्स जमा हो जाएगा जिसमें आपके पास अपना प्रोजेक्ट होगा, और हर प्रोजेक्ट डे बाय डे आपके पास मौजूद होगा। अब ये आपके सिस्टम पे एक हैवी फाइल्स का सेक्शन क्रिएट हो रहा है जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है, और आपको डर ये है कि इसको मैं डिलीट भी नहीं कर सकता। ये जैसे जैसे टाइम गुजरेगा बढ़ेगा, और आप अंदाज़ा लगाएं अगर ये टीम्स में काम हो रहा हो, मल्टीपल टीम्स हों और बहुत सारे लोग हों, तो फोल्डर का साइज़, प्रोजेक्ट का साइज़ कहाँ पहुँच जाएगा आपका। इसलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको क्या देता है कि आप एक वक्त में एक वर्जन पे काम कर रहे होते हैं, बाकी वर्जन तो आपने वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास, आज मैंने काम किया, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास अपना काम सबमिट कर दिया, अगले दिन मैंने काम किया, उसके बाद सबमिट कर दिया। अब आपके पास एक वर्किंग कॉपी है, आपको रोज़ फाइल्स, फोल्डर्स बनाकर, बैकअप बनाकर रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप वर्जन कंट्रोल सिस्टम के पास अपना कोड सबमिट करते चले जाते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसको ट्रैक करता रहता है, उसके स्नैपशॉट अपने पास बना के रखता है। फिर जब आप उन फाइल्स पे वर्किंग डायरेक्टरी में आप काम कर रहे होते हैं, आपको अगर पुराना कंटेंट चाहिए तो आप मूव कर सकते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम को कह सकते हैं कि मुझे प्रीवियस वर्जन दिखाओ, प्रीवियस कंटेंट देखना है मुझे, तो आप वो प्रीवियस कंटेंट और वर्जन्स देख सकते हैं डे बाय डे स्नैपशॉट के हिसाब से। तो आपके पास एक वर्किंग कॉपी होगी, आपको मल्टीपल वर्किंग कॉपीज, बैकअप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम पूरा ट्रैक करके आपके पास रखता है। रिस्टोरिंग प्रीवियस वर्जन, अब इसको इस तरह समझें कि आपने एक प्रोजेक्ट पे, फॉर एग्जांपल यूज़र मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, उसमें आपने एक फ़ीचर ऐड किया यूज़र ऐड एडिट डिलीट का, और कुछ दिनों बाद आपने फ़ीचर ऐड किया यूज़र अपडेट का। अब यूज़र अपडेट के फ़ीचर की वजह से आपके बाकी सारे ऐड एडिट डिलीट जो है, ऐड डिलीट काम करना बंद कर दिया उन्होंने। तो आपको अब देखना है कि ऐसा क्या हुआ, आपके कोड में प्रॉब्लम थी, आपने कहा कि मुझे ये कोड नहीं चाहिए, मैं प्रीवियस वर्जन पे जाना चाह रहा हूँ। तो जनरली अगर आपने एक फ़ोल्डर मेंटेन किया हुआ है वर्जन कंट्रोल सिस्टम के बगैर, तो ये बहुत मुश्किल है, आपको कोड रिमूव करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा किन फाइलों में क्या चेंज किया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपने बैकअप रखा होगा, तो आप अपने बैकअप के फ़ोल्डर को यूज़ कर लेंगे और फ्यूचर के फ़ोल्डर को डिलीट कर देंगे। लेकिन वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ये बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि वो आपको स्पेसिफिक बताएगा कि कल से आज तक के चेंजेस में क्या चेंज आया है, और अगर आप उसमें मूव करना चाहते हैं तो वो आसानी से आप मूव कर सकते हैं, आपको कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, क्या चेंज आया है, क्या इफ़ेक्ट हुआ है मेरे कोड पे। अगर आप ये समझना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अगर आप ये समझना चाह रहे हैं कि मैंने अपने प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस किए हैं या किसी और टीम मेंबर ने चेंज किए हैं, आपकी टीम में 10 लोग हैं, जब वो कोड में चेंज करते हैं तो आपका कोड अपडेट हो जाता है। अब आपने ट्रैक करना है, मैंने जो चेंज किए वो तो मुझे मालूम होंगे, लेकिन मेरे टीम मेंबर ने जो चेंज किए वो मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि आखिर क्या चेंज आया है। तो वो एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन, टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, करेक्टर बाय करेक्टर आपको बताएगा क्या चेंज आया है। तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई गलती हुई है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कोई एरर आया है, आप सब कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बैकअप, वर्जन कंट्रोल सिस्टम बैकअप नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम जैसा कि गिट जो हम
पढ़ेंगे, जो हमारा कोर्स का टॉपिक है गिट। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम का एडवांटेज क्या है कि उसमें हर यूज़र के पास एक कॉपी होती है। आपकी टीम में 10 लोग हैं तो 10 के 10 लोगों के पास पूरी की पूरी फुल कॉपी मौजूद होती है। तो इसलिए उसको बैकअप के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है कि फॉर एग्जांपल आपका सर्वर डाउन हो गया, आपका सेंट्रल सर्वर है जहाँ पे कोड रखा हुआ है, वो अगर डाउन हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, तो किसी भी यूज़र मेंबर की मशीन को सर्वर बनाया जा सकता है और सारे यूज़र उससे कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ यह आपको बात समझना ज़रूरी है कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम है क्या और किस तरीके से काम कर रहा है। आप टीम में जब काम कर रहे होंगे तो एक आपका सेंट्रल सर्वर होगा जहाँ पर आपने सारी इंफॉर्मेशन, एप्लीकेशन, कोड रखा होगा और सारे टीम मेंबर्स इंक्लूडिंग यू उस सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो आपका कोड सेंट्रल लोकेशन पर होगा और सब उस सर्वर से बात करेंगे, वहाँ से कोड लेंगे और जो भी चेंजेस होंगी उस सर्वर पे सबमिट करवाएंगे। उसके मल्टीपल तरीके कार है जो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन आपका एक सेंट्रल सर्वर होगा, हर यूज़र उससे बात करेगा ताकि, क्योंकि 10 लोग हैं, अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं 10 लोगों को एक फोल्डर बनाकर कॉपी दूं। अगेन ये तो हम उसी प्रॉब्लम में आ जाएंगे जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम से पहले था, टीम कोलैबोरेशन। इसलिए वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या है, आप एक सेंट्रल सर्वर पे कोड रखेंगे और हर यूज़र उस सेंट्रल सर्वर से बात करेगा, वहीं से कोड उठाएगा, जो भी चेंजेस होंगी वहीं जाएंगी। इससे बेनिफिट क्या होगा कि मुझे आपसे बात करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने क्या चेंज किया है। सेंट्रल सर्वर से मैं बात करूंगा, सेंट्रल सर्वर मुझे बताएगा कि सेंट्रल सर्वर के पास क्या चेंज आया है और उसे ये भी पता होगा कि किस यूज़र ने क्या चेंज किया है। इसलिए आप जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाते हैं तो आप अपना कोड किसी सेंट्रल लोकेशन पे रख देते हैं और तमाम टीम मेंबर्स उस सेंट्रल लोकेशन से अपना कोड क्लोन करते हैं, उसमें चेंजेस करते हैं और उसी सेंट्रल लोकेशन पे चेंजेस सबमिट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ वर्जन कंट्रोल सिस्टम। वर्जन कंट्रोल सिस्टम की कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं, क्योंकि वर्जन कंट्रोल सिस्टम काफ़ी अरसे से मौजूद है तो उसमें चेंजेस आई हैं और इम्प्रूवमेंट्स आई हैं। कुछ वर्जन कंट्रोल सिस्टम हम देखते हैं जिनमें एक है VSS, SVN सबवर्जन, VSS माइक्रोसॉफ्ट का है, SVN अपाची सबवर्जन है, गिट लिनक्स के एक कंट्रीब्यूटर ने कंट्रीब्यूट किया था। VSS माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन कंट्रोल सिस्टम था जो कि अब डिसकंटिन्यू हो गया है, अब उसको यूज़ नहीं किया जाता। वो छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बेहतरीन था, टीम्स में, छोटी टीम्स में 1-2 लोगों की, 3 लोगों की टीम्स में काम करने के लिए बेहतरीन था। सबसे बड़ा उसका जो प्रॉब्लम था वो ये था कि आप जब उसमें काम करते थे तो उसमें होता ये था कि जिस भी फाइल पे मैं काम कर रहा हूँ तो मैं उस फाइल को लॉक कर देता था। फॉर एग्जांपल आप user.js फाइल है, user.js फाइल को मैंने लॉक कर दिया, अब मैं उसमें काम कर रहा हूँ तो मेरी टीम का कोई भी और मेंबर user.js पे काम नहीं कर सकता। इसका एक बेनिफिट तो ये है कि उस पर कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जितना फास्ट ट्रैक डेवलपमेंट आजकल हो रही है, एक वक्त में मल्टीपल लोग एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं, तो इसमें ये एफिशिएंट नहीं है। वो VSS में मौजूद था, VSS अब डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन पहले इस तरीके से काम होता था। दूसरा है SVN, अपाची ने इंट्रोड्यूस किया था SVN सबवर्जन, जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रहा है। उसके लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत यूज़फुल यूटिलिटी है। आपको बड़े प्रोजेक्ट्स और बड़ी टीम्स में जब काम करना हो और उसमें फ़ाइल ट्रैकिंग, प्रोजेक्ट की ट्रैकिंग है, तो वहाँ पे आप SVN को यूज़ करते हैं। SVN का बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, ब्रांचेस बनाना, टीम्स में काम करना, इसमें आपको किसी एक पर्टिकुलर फाइल को लॉक करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं user.js पे काम कर रहा हूँ तो आप user.js पे काम नहीं कर सकते, इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन SVN में प्रॉब्लम ये है कि आप जब SVN में काम करते हैं तो उसमें हर यूज़र के पास फुल कॉपी नहीं होती, पार्शियल कॉपी होती है। जितने चेंजेस आप कर रहे होते हैं सेंट्रल सर्वर पे सारा कोड पड़ा होता है, हर यूज़र के पास फुल वर्किंग कॉपी नहीं होती। हर कोई सेंट्रल सर्वर पे कोड भेजता है, सेंट्रल सर्वर से कोड रिसीव करता है। गिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। जैसा कि हमने SVN में जिक्र किया कि SVN में आपका सेंट्रल सर्वर है, सारे यूज़र उससे कनेक्ट करते हैं और
जो भी कंटेंट चाहिए होता है उसको लेते हैं। वर्किंग कॉपी जो मेन होती है वो सेंट्रल सर्वर पे मौजूद होती है। हर यूज़र के पास फुल कॉपी नहीं होती, जितने चेंजेस की ज़रूरत होती है उतने चेंजेस होती हैं। फुल बैकअप के तौर पे हर यूज़र के पास कंप्लीट डेटा नहीं होता। जबकि गिट में, गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम की जो टाइप है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। उसमें हर यूज़र के पास उसकी अपनी कॉपी होती है। तो उसमें बेनिफिट ये है कि यूज़र अपनी मशीन पे काम जितना चाहे करता रहे, पूरे प्रोजेक्ट उसके पास अवेलेबल होता है, जो भी चेंजेस करना चाहे और बाद में उन चेंजेस को सबमिट कर दे। दूसरा बेनिफिट ये है कि क्योंकि हर यूज़र के पास फुल कॉपी है, तो अगर सेंट्रल सर्वर आपका क्रैश हो जाता है, बैठ जाता है, लॉस्ट हो जाता है, तो किसी भी यूज़र की मशीन को सर्वर के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उसमें कंप्लीट कंटेंट मौजूद है। गिट और एसवीएन को देख के हमें समझ आया कि दो तरह के वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम। फ़र्क क्या है दोनों में? सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में आपकी वर्किंग कॉपी मेन रिपोजिटरी सेंट्रल सर्वर पे होती है और सारे यूज़र उससे कनेक्ट करते हैं। यूज़र्स के पास मिनिमल डेटा जितने में वो चेंज करता है उतना होता है। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में यूज़र के पास फुल वर्किंग कॉपी होती है। अब वर्जन कंट्रोल सिस्टम इन दो टाइप्स में मौजूद है, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज। और जितने भी मज़ीद वर्जन कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं, गिट हो गया, एसवीएन हो गया, जैसे वीएसएस का जिक्र किया, इसके अलावा भी मौजूद हैं, वो इन्हीं दो टाइप में से किसी एक टाइप को फॉलो करते हैं। तो एसवीएन सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करता है, गिट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम को फॉलो करता है। यहाँ आपके सामने आप देख सकते हैं पिक्चर में, आपके पास एक सेंट्रल सर्वर है और हर यूज़र के पास एक वर्किंग कॉपी है। जब भी यूज़र ने कोई चेंजेस आइडेंटिफाई करने होते, पता करना होता है कि कोई चेंजेस किसी टीम ने किए हैं तो मुझे वो दे दो, तो वो अपनी रिपोजिटरी को अपडेट करता है। और अगर यूज़र ने कोई चेंजेस करने होते हैं, भेजने होते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम को सबमिट करना होता है, तो वो वर्जन कंट्रोल सिस्टम में कमिट करता है। तो इस तरीके से रिपोजिटरी सेंट्रल रहती है सेंट्रल सर्वर पे और हर यूज़र उसमें चेंजेस को सबमिट करता है। यहाँ एक और बात समझनी ज़रूरी है कि हर ऑपरेशन डायरेक्ट सर्वर पे होता है। यूज़र की मशीन पे जो भी वो चेंजेस करके कमिट करता है वो डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर पे जाता है, जहाँ पर कोई भी स्नैपशॉट, कोई भी इंफॉर्मेशन यूज़र की मशीन पे नहीं होती, डायरेक्ट सेंट्रल सर्वर पे मौजूद होती है। ड्रॉबैक्स सेंट्रल सर्वर के, सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम के ड्रॉबैक्स क्या हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यूज़र के पास लोकल कॉपी नहीं है, तो आपने अगर अपडेट लेनी है या आपने अपना कोड कमिट करना है ताकि वो स्नैपशॉट बन जाए और वर्जन कंट्रोल सिस्टम उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दे अपने पास कि ये चेंजेस हो चुके हैं, उसके लिए नेटवर्क का, इंटरनेट का होना ज़रूरी है, क्योंकि वो डायरेक्टली सेंट्रल सर्वर पे जाता है। आप अपने पास जो भी चेंजेस कर लें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो सबमिट नहीं हुए तो वो ट्रैक नहीं हो रहे, और सबमिट के लिए सेंट्रल सर्वर पे जाना ज़रूरी है, इंटरनेट होना ज़रूरी है। इसके अलावा जैसा कि पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, अगर सर्वर क्रैश हो गया, सर्वर लॉस्ट हो गया, तो आपका डेटा लॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिपोजिटरी सेंट्रल सर्वर पे मौजूद है। अगर वो सर्वर नहीं है, क्रैश हो जाए, फाइल सिस्टम करप्ट हो जाए, आपका डेटा लॉस्ट हो जाए। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम, जैसा कि हम जिक्र कर चुके हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हर यूज़र के पास वर्किंग कॉपी होती है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम सेंट्रल सर्वर पे रिलाई नहीं कर रहा होता। यूज़र के पास जो वर्किंग कॉपी है उसमें वो अपने चेंजेस कमिट करता रहे, लोकली रिकॉर्ड बनता रहता है। आप जब चाहें उसको सेंट्रल सर्वर पे सबमिट कर दें। अगर आप सबमिट ना करें तो आप लोकली भी अपने पास उसके स्नैपशॉट बनाते चले जाएंगे, आप कमिट करते चले जाएं, लोकल कॉपी आपके पास मौजूद होगी, उसमें कमिट्स बनते जाएंगे और स्नैपशॉट बनते जाएंगे और आप उनको ट्रैक कर सकते हैं, आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हर यूज़र के पास अपनी कॉपी होती है, तो उसमें तमाम फाइल्स और उन फाइल्स की सारी मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन भी यूज़र के पास मौजूद होती है। तो हर सिस्टम एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम का सर्वर का सिस्टम होता है और उसमें पूरी फुल ब्लॉन इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया है, गिट एक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, तो इसलिए जब आप गिट पे काम करेंगे, और हमारे इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव भी गिट पढ़ना है, तो जब हम गिट पे काम करेंगे तो आपके पास, हर यूज़र के पास वो अपनी कॉपी होगी और वो उसमें चेंजेस करके अपनी इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है। और जब
ज़रूरत पड़े उसको सेंट्रल सर्वर पे सबमिट कर दें, लेकिन लोकली भी कॉपीज़ बनती रहेंगी। सेंट्रलाइज सिस्टम में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो भी आपने चेंजेस किए या तो आपने कमिट किए या नहीं किए, देयर इज़ नो अदर थिंग। आपने कमिट किया इसका मतलब सेंट्रल सर्वर पे चला गया, आपने कमिट नहीं किया इसका मतलब सेंट्रल सर्वर पे नहीं है, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, वो चीज़ लॉस्ट हो जाएगी। यहाँ पर आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें आप देखें सेंट्रल सर्वर से आप हर यूज़र अपनी कॉपी लेता है जो कि वर्किंग कॉपी होती है, उसको पुल कहते हैं। इनिशियली जब फर्स्ट टाइम आप कर रहे होंगे तो आप क्लोन करेंगे, उसके बाद जब भी आपने चेंजेस सेंट्रल सर्वर से लेने आप कहेंगे पुल, जब भी आपने सेंट्रल सर्वर पे चेंजेस भेजने होंगे आप कहेंगे पुश। उसके अलावा वो आपकी मशीन पे वर्किंग कॉपी मौजूद है। अब आपने जो भी चेंजेस किए अपने मशीन पे उसको आपने अपडेट और कमिट करना है, तो वो आप अपने सिस्टम पे भी करते रहेंगे। आपको सेंट्रल सर्वर की ज़रूरत नहीं है कि ताकि आपके चेंजेस रिकॉर्ड होते चले जाएं, कमिट होते चले जाएं। कल आकर मैं मज़ीद कोई काम करूं तो मैं प्रीवियस चेंजेस को वेरीफाई करना चाह रहा हूं तो वो कमिट हो चुके होंगे, स्नैपशॉट में मौजूद होंगे। इसको ऐसे समझें, आज मैंने एक फ़ाइल में चेंज किया user.js, उसमें मैंने लिखा हेलो। सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल सिस्टम में क्या होगा कि उसमें आज मैंने चेंजेस किए, कल आया, कल मैंने उसमें आके लिखा वर्ल्ड, तीसरे दिन आया मैंने लिखा बाय। अब मैंने उसको क्योंकि सेंट्रल सर्वर पे नहीं भेजा था, तो मैं अगर ट्रैक करना चाहूँगा पहले दिन मैंने क्या किया था मुझे नहीं मिलेगा। अभी तो 3 वर्ड्स हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं, जनरली मुझे नहीं मिलेगा सेंट्रल सर्वर के केस में। इसके लिए करना मुझे ही पड़ेगा कि आज मैंने हेलो लिखा है सेंट्रल सर्वर को सबमिट करूं, कल मैंने उसमें वर्ल्ड लिखा सेंट्रल सर्वर को सबमिट करूं। अब मैं ट्रैक कर सकता हूं सेंट्रलाइज सिस्टम में। डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम में ऐसा नहीं है। मैंने अपने पास अपनी वर्किंग कॉपी ली, मैंने उसमें फाइल में लिखा हेलो और उसको कमिट कर दिया लोकली अपने पास। कल आया मैंने उसमें वर्ल्ड ऐड किया, कमिट किया लोकली अपने पास। तीसरे दिन आया मैंने कमिट किया बाय अपने पास, सेंट्रल सर्वर पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसको ट्रैक कर सकता हूं कि पिछले 3 दिनों में मैंने फाइल में क्या चेंज किया। अब 3 दिन बाद मैं चाहता हूं सबमिट करना, मैं 1 दिन बाद भी कर सकता हूं, लेकिन मैं 3 दिन बाद जब मैं इसको सेंट्रल सर्वर पर सबमिट करूंगा, मैं पुश करूंगा, सेंट्रल सर्वर के पास 3 दिन के कमिट्स इंफॉर्मेशन जाएगी और वो 3 दिन के हिसाब से रिकॉर्ड होगी। तो सेंट्रल सर्वर के पास भी रिकॉर्ड होगा कि पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या चेंजेस आए। जैसा कि मैं जिक्र कर चुका हूं कि जब भी मुझे सेंट्रल सर्वर पे इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी तो मैं एक टर्म है जिसे हम यूज़ करते हैं, जब हम डिटेल में गिट पे पहुंचेंगे तो हम इन सारी चीज़ों को करके देखेंगे। टर्म है पुश, कि मैं सेंट्रल सर्वर पे डेटा सबमिट कर रहा हूँ तो उस टर्म को पुश कहते हैं। और अगर मुझे सेंट्रल सर्वर से मुझे ये चेक करना है मेरे किसी और टीम मेंबर ने कुछ चेंजेस करके सेंट्रल सर्वर पे भेजे हैं, तो अगर मैं वो देखना चाह रहा हूँ तो मैं कहूँगा पुल। तो मेरे पास सेंट्रल सर्वर पे अगर किसी ने सबमिट चेंजेस की होंगी तो उनको मैं पुल करूँगा, तो वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ जाएगी। यहाँ हमें एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब भी आप टीम में काम कर रहे होते हैं, जो ये मैं प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ सेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम की, ये प्रॉब्लम जब आप टीम में काम कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पुश करेंगे पुल करेंगे, क्या पुश करेंगे क्या पुल करेंगे, क्या इन्फॉर्मेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 2 टीम मेंबर्स हैं, मैं और XYZ, हमने एक प्रोजेक्ट बनाया यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम। अब उस यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक सेंट्रल सर्वर, ताकि मैं एक उस पर रिपोजिटरी बनाऊं और हम दोनों उसमें काम करें। तो मैंने क्या किया, एक सेंट्रल सर्वर पे रिपोजिटरी बनाई यूज़र मैनेजमेंट के नाम से, और हम दोनों दोस्तों के पास वो फाइल रिपोजिटरी उसका एक्सेस मौजूद है। अब उसमें हम दोनों ने उसको क्लोन किया, इस वक्त एम्प्टी है। मैंने उसमें फाइल ऐड की user.js, मेरे दोस्त ने उसमें ऐड की administrator.js। अब 2 फाइल्स मौजूद हैं। अब मेरे पास जो फोल्डर नज़र आ रहा है मुझे, उसमें user.js है, क्योंकि मेरे दोस्त ने ऐड किया है administrator.js, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा। अब जब तक वो उस फाइल को सेंट्रल सर्वर पर सबमिट नहीं करेगा मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे पता भी नहीं चलेगा। अब हम इस तरह देखते हैं कि मैंने user.js में चेंजेस की और अपनी फाइल को कमिट किया।
कमिट किया, वो मेरे सिस्टम पे ही मौजूद है। अब मैंने उसको पुश किया तो वो एक सेंट्रल सर्वर पे पहुंच गई, जो हमारा सेंट्रल सर्वर था उस सेंट्रल सर्वर पे वो फाइल पहुंच गई user.js। अब मेरा जो दोस्त था उसने administrator.js बनाई थी, उसे तो नहीं पता user.js कोई फाइल मौजूद है क्योंकि वो मैंने बनाई है। अब वो क्या कर सकता है, वो करेगा ये कि पुल कॉल करेगा। जब वो पुल करेगा तो सेंट्रल सर्वर उसके सिस्टम पे user.js भेज देगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, मुझे उसे बताना नहीं पड़ रहा कि भाई एक मैंने फाइल बनाई है। जब भी वो पुल करेगा, जो भी फाइल मैंने बनाई होगी उसमें जो भी चेंजेस किए होंगे वो उसे मिल जाएंगे। यहाँ बेनिफिट ये है कि जब आप टीम में काम कर रहे होंगे तो आपको किसी को ये नहीं बताना मैंने क्या चेंज किया है, किस फाइल में चेंज किया है। मैं एक फाइल में चेंज करूँगा, सबमिट कर दूंगा। टीम मेंबर जब भी अपना काम करेगा वो पुल करेगा, उसे वो चेंजेस मिल जाएंगी। जब वो अपना काम पुश करेगा, उसने administrator.js पुश किया, अब मेरे पास वो तो मौजूद नहीं है, मेरे पास तो user.js है, लेकिन वो सेंट्रल सर्वर पे आ गया डेटा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं उसको पुल करूँगा तो user.js तो मेरे पास पहले से मौजूद है, administrator.js भी मेरे पास आ जाएगी। एडवांटेजेस, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहला तो तमाम ऑपरेशन बहुत फास्ट होंगे क्योंकि इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आपको कमिट करना है, जो भी चेंजेस करनी है, जो कुछ भी काम करना है वो फास्ट होगा पुश एंड पुल के अलावा। क्यों? क्योंकि उसके लिए नेटवर्क चाहिए और वो सेंट्रल सर्वर में सबमिट करना है। उसके अलावा आपके पास स्नैपशॉट भी बन रहा होगा, आप कमिट भी कर रहे होंगे और जो भी ऑपरेशन आप करना चाहेंगे, चेंजेस, एडिट डिलीट, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होगा लेकिन आपके लोकल सिस्टम पे। दूसरा एडवांटेज, आपने जो भी चेंजेस किए हैं आप कमिट भी कर रहे हैं लेकिन वो लोकली हो रहा है तो आपके चेंजेस मेन रिपोजिटरी को इफेक्ट नहीं कर रहे। तो अगर आपने कोई चेंजेस करके रिकॉर्ड करके रख लेना है ताकि एक स्नैपशॉट बन जाए, वो आपने लोकली कमिट कर लिया, आप मेन रिपोजिटरी में नहीं सबमिट कर रहे। इससे बेनिफिट ये होगा कि मेन रिपोजिटरी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंजेस आपके पास मौजूद हैं। अगले दिन आकर आपने देखा कि मुझे उन चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, उसमें उसको अंडू करना है तो आप उसको चेंज कर लेंगे, मेन रिपोजिटरी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। इसके अलावा क्योंकि हर यूज़र के पास अपनी कॉपी मौजूद है तो वो अब किसी दूसरे यूज़र से जो टीम मेंबर है उससे अपना कोड शेयर कर सकता है ताकि वो उसको चेक करके उस पर फीडबैक दे सके। और जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आपका सेंट्रल सर्वर क्रैश हो जाता है तो क्योंकि हर यूज़र के पास उसकी कॉपी मौजूद है तो उसको यूज़ किया जा सकता है किसी भी यूज़र की मशीन को एज अ सेंट्रल सर्वर। यहाँ अब मैं एक बार फिर जिक्र करता हूँ कि हम क्यों कर रहे हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे काम। हम दो चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। एक, हमारा कोड उसका स्नैपशॉट बने, उसका रिकॉर्ड बने, कब किस वक्त क्या चेंज आया, ताकि हम ट्रैक कर सकें और फ्यूचर पास्ट में जाके हम देख सकें कि हमने क्या चेंज किए थे, उन चेंजेस में की वजह से क्या इफ़ेक्ट आया है। एक तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये टीम्स में काम करने में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, जब आप टीम में काम करते हैं तो किस यूज़र ने चेंज किया है, किसकी वजह से चेंज आया है, अक्सर ब्लेम गेम होता है किसके मैंने चेंज किया था, मेरे चेंज की वजह से इफेक्ट नहीं आया, इस टीम मेंबर के चेंज की वजह से इफेक्ट आया है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आई है कोड में। तो ये ब्लेम गेम बहुत आसान हो जाता है ये देख कर के मेन रिपोजिटरी में जब कोड चेंज होगा तो किसने किस फाइल में क्या चेंज किया है वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहली चीज़, आप ट्रैक करना चाह रहे हैं कि कब चेंज आया, क्या चेंज आया। दूसरा, जब टीम में काम करते हैं तो किस टीम मेंबर ने क्या चेंज किया है। तीसरा, टीम मेंबर्स को कोलैबोरेट करवाने के लिए, जाहिर सी बात है एक ही प्रोजेक्ट पे जब मल्टीपल लोग काम कर रहे होंगे तो उनमें कोऑर्डिनेशन करना बहुत मुश्किल होगा अगर आप डायरेक्ट करेंगे। तो वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, आपका सेंट्रल सर्वर होगा, आपका सारा कोड वहाँ मौजूद होगा, हम सब उसकी कॉपी लेंगे, उसमें काम करेंगे और सेंट्रल सर्वर पे सबमिट करेंगे। अब सेंट्रल सर्वर के पास मेन रिपोजिटरी मौजूद है, हम सब उसमें चेंज कर रहे होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं, एक सेंट्रल सर्वर है, मैंने उसमें ए यूज़र है, उसने सेंट्रल सर्वर से कॉपी ली, बी यूज़र ने भी सेंट्रल सर्वर से कॉपी ली, सी यूज़र ने भी सेंट्रल सर्वर से कॉपी ली। अब ए यूज़र कुछ चेंजेस करता है और सबमिट कर देता है सेंट्रल सर्वर के पास। फॉर एग्जांपल, ए यूज़र ने XYZ फाइल में कुछ चेंज किया और सबमिट कर दिया। बी यूज़र ने
किसी भी और फाइल में चेंज किया, जब वो सबमिट करने जाएगा सेंट्रल सर्वर पे, सेंट्रल सर्वर उसे सबमिट नहीं करने देगा। सेंट्रल सर्वर कहेगा कि आपका कोड पीछे है, सर्वर पे कुछ ऐसे चेंजेस मौजूद हैं जो आपके पास मौजूद नहीं है। अब बी यूज़र कहेगा कि तो अब मैं क्या करूं? तो बी यूज़र को क्या करना पड़ेगा? पुल करना पड़ेगा। बी यूज़र जब पुल, क्योंकि ए यूज़र ने पुश किया था सर्वर पे XYZ फाइल में कुछ चेंजेस, बी यूज़र क्या करेगा? पुल कॉल करेगा। पुल कॉल करेगा तो XYZ फाइल के चेंजेस बी यूज़र के पास भी आ जाएंगे। अब बी यूज़र सबमिट कर सकता है सेंट्रल सर्वर के पास, क्योंकि बी यूज़र के पास सेंट्रलाइज सर्वर ने चेंजेस भेजी, बी यूज़र अप टू डेट हो गया। अब बी यूज़र जब सबमिट करेगा सेंट्रलाइज सर्वर एक्सेप्ट कर लेगा। अब आ जाते हैं सी यूज़र पे। सी यूज़र ने कुछ चेंजेस की, उसने सबमिट करने की कोशिश की, सेंट्रल सर्वर फिर रोक देगा, कहेगा कि कुछ चेंजेस मौजूद हैं जो आपके पास नहीं है। तो सी यूज़र पुल करेगा तो ए और बी ने जो जो चेंजेस किए थे वो सी के पास चले जाएंगे। सी यूज़र सारे चेंजेस लेगा और फिर अपने चेंजेस सेंट्रल सर्वर को भेज देगा। सेंट्रल सर्वर लेटेस्ट हो गया। अब दोबारा से आ जाते हैं यूज़र ए पे। यूज़र ए ने मज़ीद कुछ चेंजेस किए और सबमिट करने की कोशिश की, सेंट्रल सर्वर फिर रोक देगा। सेंट्रल सर्वर कहेगा आपके पास कुछ चेंजेस हैं जो मौजूद नहीं है। वो कौन से चेंजेस हैं? जो बी ने और सी ने किए थे। तो जब से ए पुल करेगा तो बी और सी के चेंजेस आ जाएंगे। ए भी अप टू डेट हो गया, सी भी अप टू डेट हो गया। इस तरीके से हर यूज़र, आपको ये कोलैबोरेट करना नहीं पड़ेगा, ये कोऑर्डिनेशन नहीं करनी पड़ेगी कि ए पे क्या मौजूद है, ए के पास क्या मौजूद है, बी के पास क्या मौजूद है, सी के पास क्या मौजूद है। ए जब कोड पुश करने जाएगा सेंट्रल सर्वर रोक देगा कि भाई आपका कोड बिहाइंड है, इसमें चेंजेस मौजूद नहीं है, आप पुल करें। अब ए ने जब पुल किया तो बी और सी के चेंजेस आ गए, ए के पास अप टू डेट हो गया। ए ने अब पुश किया, सेंट्रल सर्वर अपडेट हो गया। ये मैं साइकिल चला रहा हूँ, बी को छोड़ देते हैं, दोबारा सी पर आ जाते हैं। सी ने चेंजेस की और सबमिट करने की कोशिश की, सेंट्रल सर्वर फिर रोक देगा। क्यों? क्योंकि ए यूज़र कुछ, अब आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये कोऑर्डिनेशन ह्यूमन के थ्रू करना पड़े, एक बंदा, एक यूज़र मौजूद हो, वो ये काम कर रहा हो, तो क्या होगा? ये कोऑर्डिनेशन कोलैबोरेशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी, बहुत ही हेडेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर यूज़र जब भी सबमिट करने आएगा, ऐसे देखें मैं फोल्डर लेके बैठा हूँ और ए यूज़र आया, कह रहा मेरा कोड सबमिट करो, मैंने डाला। बी यूज़र आया, कह रहा मेरा कोड सबमिट करो, मैं कहूँगा नहीं, आपके पास चेंजेस मौजूद नहीं है, आप इस चेंजेस को लें, पहले ए का फोल्डर दो, बी यूज़र ने अपडेट किया, अब लेकर आओ। सी आया। अब ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये कंटिन्यूसली ये जो चीज़ चल रही है, इसको मुझे, ये मैं इस वक्त आपको 3 यूज़र की एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये 10 हों, 50 हों, 500 हों, और जितनी बड़ी कंपनीज़ हैं, फेसबुक, गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट, इन कंपनीज़ में हज़ारों की तादाद में डेवलपर्स हैं। अगर 100 डेवलपर्स भी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेशन कितनी मुश्किल हो जाएगी करना, जो कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम आपको डायरेक्ट करके दे रहा है। जो भी यूज़र सेंट्रल सर्वर पर सबमिट करने जाएगा, सेंट्रल सर्वर रोक देगा कि आपके पास चेंजेस मौजूद नहीं, आप अपडेट करो। ये आसानी से मैनेज हो जाएगा। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या? ए यूज़र ने XYZ में चेंज किया, बी यूज़र ने भी XYZ में चेंज कर दिया। अब क्या होगा? सेंट्रल सर्वर, ए यूज़र ने चेंज करके सेंट्रल सर्वर पे रख दिया है, बी यूज़र सबमिट करने जाएगा, सेंट्रल सर्वर रोक देगा, आप सबमिट नहीं कर सकते, पुल करो। बी यूज़र पुल करेगा, जब बी यूज़र पुल करेगा तो उसके पास एरर आ जाएगा कि भाई आपके पास जो चेंज है ए यूज़र ने भी चेंज किया है, ये जो चेंजेस मौजूद हैं। तो अब इसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। अब आप 2 यूज़र बैठ के सिर्फ इन केसेस में, और ये केसेस ऐसे होते हैं जब एक सेम यूज़र सेम फाइल में सेम लाइन नंबर पे चेंज कर दें, तो ये कॉन्फ्लिक्ट आता है। वरना ए यूज़र ने लाइन नंबर 5 पे चेंज किया है, बी यूज़र ने लाइन नंबर 10 पे चेंज किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब आएगी? जब ए यूज़र और बी यूज़र दोनों ने लाइन नंबर 5 या 4, 6 करीब करीब में चेंज कर दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा। अब ए और बी यूज़र को कोऑर्डिनेट करना होगा आपस में। बी यूज़र की जिम्मेदारी होगी ए यूज़र से कोऑर्डिनेट करे, चेंजेस को रिजॉल्व करे, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके फिर कोड सबमिट करे। ये पूरा सिस्टम चलेगा जब भी वर्जन कंट्रोल सिस्टम में काम होता है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास सेंट्रल सर्वर और आपके पास वर्जन कंट्रोल सिस्टम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, वरना आप प्रोजेक्ट को मैनेज नहीं कर पाएंगे। गिट, अब जो हमारे इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है गिट, लेकिन वर्जन कंट्रोल सिस्टम ही हमारे कोर्स का ऑब्जेक्टिव है, जिसमें हम स्पेसिफिकली गिट को देख रहे हैं। तो गिट, जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। अभी तक डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम के हवाले से जो भी उसके एडवांटेजेस, जो भी डिटेल हमने देखी है, वो सारी की सारी गिट पे अप्लाई होती हैं।